सकते हैं। तो आज के जो थीम है वो ये कि भविष्य की राजनीति की पुनः कल्पना करना। तो भविष्य की राजनीति की पुनः कल्पना करने के जो शुरुआत है उसमें मैं सबसे पहले हमारी जो आज की व्यवस्था है, आज की व्यवस्था ने पूरी दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और उस पूंजीवादी ग्लोबलाइजेशन है ना, तो ये जो है हमारे देश अछूता नहीं रह सकता, मेरा ऐसा मानना है। हमारा देश में भी वही व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू किया हुआ है और जो जिसकी जो बुनियाद है वो है असमानता और हिंसा। इसके बिना आप इस तरह की व्यवस्था को ज्यादा दिन नहीं चला सकते। और उस असमानता में सिर्फ एक ही कोई असमानता की बात नहीं है, और हिंसा को भी हम इस तरह से फिजिकल हिंसा को ही नहीं लेते हैं, हम उसमें सारे प्रकार के हिंसा को हम शामिल करेंगे। विचार की हिंसा और अभिव्यक्ति की हिंसा और व्यक्ति के कुछ इच्छा है उसको प्रकट ना कर पाने वाली बात हुई तो अभिव्यक्ति की हिंसा। तो असमानता में हम सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानता को मुख्य रूप से लेंगे। तो सामाजिक असमानता में जातिवाद, धर्मवाद, पितृसत्ता ये आ जाएंगे। आर्थिक असमानता में पूंजीपति लोग और राजनीतिक असमानता में केंद्रीकृत व्यवस्था। अब चूंकि हम जातिवाद को हमारे यहाँ हमारा देश ही जातिवाद के पद कदमों को अपने राजनीति में इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैं कहूं कि गांव में चाहे शहर में दिखाई नहीं देता है जातिवाद, लेकिन गांव में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और जिसके कारण जो वहां पर जातिवादी व्यवस्था में सबसे ऊपर के लोग होते हैं वो ही कंट्रोल करते हैं समाज को आज भी, है ना। तो जातिवादी व्यवस्था को खत्म किए बिना हम समानता की कल्पना नहीं कर पाएंगे, है ना। और समानता के साथ साथ ही अहिंसा की बात होगी। हम अहिंसा और समानता के आधार पर ही राजनीतिक पुनः मतलब परिकल्पना कर रहे हैं ना, अच्छी राजनीति की हम कल्पना कर रहे हैं। तो उसमें समानता तो निहित होगी और अहिंसा भी होगी, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो हमारी जो जातिवादी व्यवस्था है उसी को इस पूंजीपतियों ने या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने उसको भी अपने हित में इस्तेमाल किया है, और धर्म को भी अपने हित में ही इस्तेमाल किया है, जैसे कि आज हम देखते हैं, है ना। और पितृसत्ता को भी वो अपने हित में इस्तेमाल तो वो शुरुआत से करते आया है। जैसे कि मैं अगर कहूँ, थोड़ा सा मेरे को आधा ही घंटा बोलना है इसलिए फटाफट कह दूंगी कि जिस समय हमारा समाज जो है अपने बर्बर समय से वो जब कृषि में आया तो एनिमल को अपने कंट्रोल में लिया, जिसको एनिमल हस्बेंड्री कहा गया, और उसके बाद में सरप्लस हुए, थोड़ी सी अनाज इकट्ठा हुआ ताकि जीवन स्थायी रूप से चला सके। और तब जब संपत्ति का सरप्लस इकट्ठा हुआ तो उसमें वारिस की बात आई, और वारिस की जब बात आई तो उसमें मेल चाइल्ड को ही वारिस बनाया गया और महिलाओं को एक तरफ कर दिया गया। तो वहीं से हमारा पितृसत्ता की शुरुआत माना जाता है। जैसे कि मैं गर्डा लर्नर की बात बताऊं, उन्होंने अपने शोध में ये चीज को खोज के लाया कि पितृसत्ता की शुरुआत शायद वही समय है। तो तब से लेके पितृसत्ता का जो इस्तेमाल है बाकी के सभी जगहों पे किया गया, देश में, दुनिया में। और आज भी हमारी पूरी आबादी की जो आधी आबादी है वो जो है उसको अगर इसमें शामिल नहीं किया गया, उसके खुद के विकास के लिए, दूसरों के विकास के लिए, पूरे जीवन को, पूरे मतलब हमारे मानवता समाज को आगे ले जाने के लिए, तो ये कैसे चलेगा, है ना। तो पूरा जो समाज है वो कहीं पर भी आप देख लीजिए, पुरुष लोग सबसे अग्रणी। एक हमने डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में किया था कि हमें मध्य प्रदेश की बात बता रहे हूँ। मध्य प्रदेश में जितने भी शिक्षा संस्थान में जिसमें कि पीएचडी वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटी, उसमें सारे जो है मेल हैं उच्च पदों पर। आज कौन सा जगह है जहां पर उच्च पदों पर महिलाएं हैं? महिलाएं तो सबसे नीचे और निम्नतम भूमिका में रही है सब समय, है ना। सपोर्टिव रोल रहा है उसका। तो ये जो जातिवादी व्यवस्था है वो औरतों को भी दबा के रखा है, और जो गरीब लोग हैं उसको भी दबा के रखा है ना। उसको उठने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमानता तो रहेगी, और उसको असमानता को बरकरार रखते हुए हिंसा को साथ में औजार के रूप में इस्तेमाल किया है ना। जो भी ताकतवर लोग हैं
राजा के जमाने में भी उसको सजा मिलती थी लोगों को जो थोड़ा बहुत भी गलती करते थे या नहीं भी करते थे। उस तरह से एक हायरार्की हुआ करती थी और नीचे के लोग सब समय दबे कुचले और ऊपर के लोग सब लोग पूंजीपति। और अगर हमारे देश में देखा जाए तो हमारे देश में जाति व्यवस्था तो एक मतलब बढ़िया सुनहरा अवसर है पूंजीपतियों के लिए या हायरार्की को बनाए रखने के लिए, या यूं कहे कि केंद्रीकृत ढांचा को, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जातिवाद उनके लिए एक हथियार की तरह काम आता है ना। और धर्मवाद को भी अगर एक आध उदाहरण से मैं आपको बताऊं कि जो धर्म की संस्थाएं उनके पास कितने सारे पूंजी है, वो बांट क्यों नहीं देते हैं, है ना। वो शांति की बात तो करते हैं, समानता की बात तो करते हैं, लेकिन पूंजी अपने पास इकट्ठा रखते हैं ताकि उनकी सुख सुविधाएं जो है बनी रहे। तो इस तरह की व्यवस्था में अगर हम आज कल्पना करें नई राजनीति की जिसमें समानता और अहिंसा हो, तो हमको बहुत कठिन लगता है। आर्थिक असमानता में जैसे कि मैं अगर कहूं कि पूंजीपति लोग पूरी दुनिया में 147 पूंजीपति कंपनियां हैं, वो पूरी दुनिया को शेयर के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। अब वो नहीं चाहेंगे कि कहीं समानता हो, वो क्यों चाहेंगे, है ना। तो अगर हमको वो शेयर के माध्यम से कंट्रोल करते हैं और हमारे देश के तो पूंजीपति है ही नहीं, जो कंपनियां हैं वो है ही नहीं जो विश्व को कंट्रोल करते हैं। ये सब यूरोप के हैं और अमेरिका के हैं। थोड़ा बहुत ये एशिया के देश जैसे चीन के और जापान के कुछ कंपनियां हैं, तो ये बहुत कम है। तो ये जो कंपनियां हैं ये पूरी दुनिया में अपनी बोलबाला रखते हैं और जातिवाद को, धर्मवाद को, हायरार्की को, केंद्रीकृत व्यवस्था को खरीद के रखे हैं, है ना। तो हमारा देश आजादी के पहले तक जिस तरह से भी रहा हो, लेकिन आजादी के बाद में जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो मानवता का और समानता का और अहिंसा का सबसे बड़ा एक आइडियल बुक हो सकता है किसी देश को चलाने के लिए या किसी देश की जनता में समानता लाने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो महिलाओं को अधिकार उसमें दिए और जो नागरिकता के अधिकार उसमें दिए, है ना, और उसमें संपत्ति के लिए भी जो बात, महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार परिवार में जो दिए, वो सब तो कोई पालन हुआ ही नहीं। हमारा देश की सरकार जो चाहे तब नेहरू रहे हों और चाहे तब उसके बाद में दूसरे आए हों, भले समाजवादी लोग भी इस सत्ता में आए हैं हमारे देश में, लेकिन उन लोगों ने कभी भी मतलब आम आदमी के हित के लिए बहुत काम नहीं किया, है ना। और जो काम करने वाले लोग थे हमारे जैसे लोग, है ना, जिसको हम एक्टिविस्ट कहते हैं, और आज तो एक्टिविस्ट की बात भी ऐसे नकार दिया गया है कि ये गलत तरह के राजनीति करते हैं, है ना। तो जो एक्टिविस्टों ने जो समानता के लिए काम किए, वो उनको तो कुचल के रख दिया, क्योंकि सत्ता के पास क्या था, पावर था, पैसे था, सारी संपत्ति तो उनकी है ना। जंगल की जमीन देखो, जंगल देखो, कोई प्राकृतिक संसाधन देखो, हर चीज आजादी के बाद और आजादी के पहले तक भी टुकड़े टुकड़े में उनके पास अधिकार और आधिपत्य रहे हैं। तो इसीलिए जो संविधान है उसको मुझे लगता है कि ये मानवता को लाने के लिए सबसे बढ़िया एक हमारे पास औजार है, और संविधान को ही हमको फॉलो अप करने के लिए काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं एक आध दो उदाहरण आपको बताऊं। जो आदिवासी समाज है, जो समाज के दलित को तो संपत्ति रही नहीं है ना, तो दलित को संपत्ति रही नहीं है, आदिवासियों के पास भी संपत्ति नहीं रही है। और चूंकि वो जंगल पे काबिज थे, और काबिज क्या थे, जीवन जी रहे थे उसमें, और जंगल का अधिकार उनके पास था जीवन जीने के लिए। अब चूंकि वो जो संपत्ति है जंगल की, चाहे फल फ्रूट की, चाहे प्राकृतिक, वो सब सरकार के कंट्रोल में है। तो सरकार के कंट्रोल में जब चला गया तो आदिवासी क्या करेगा ना, जो उस पर निर्भर था उसको तो कुछ हाथ पांव मारने पड़ेंगे। तो उनने भी प्राकृतिक, सरकार तो प्राकृतिक दोहन करती है, अपने हित में पैसा इकट्ठा करती है। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई भी सत्ता में आया है या कोई भी राज किया है हमारे देश में, भले ही हमारा देश प्रजातांत्रिक रहा हो, हमारे पास संविधान रहा हो, लेकिन उन्होंने उस संपत्ति का अपने ही हित में उपयोग किया है ना। अपने ही हित में उपयोग करके अपनी सत्ता को कंटिन्यूअसली, लगातार आगे तक बनाए रखने के लिए उसने उस पूंजी का इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे ज्वाइंट मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो आया और पंचायती राज जो आई, ये एक आइडियल तरीका आज के तारीख में हो सकता है कि हम ये भी संविधान में ही वर्णित था, और इसको बहुत मशक्कत के बाद सरकार ने इसको कानून बनाया और लागू करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसको सही तरीके से लागू नहीं किया, है ना। मैं एक उदाहरण से आपको बताऊंगी कि हम जिस क्षेत्र में काम करते थे, झाबुआ में, अलीराजपुर जिला में, वहाँ 2011-12 में हमने फॉरेस्ट राइट्स, जो समुदाय कम्युनिटी जो राइट्स है, उसके लिए
पूरा ग्राम सभा का आयोजन करके पूरे कागज बनाया गया ताकि कम्युनिटी राइट्स उनको मिले, और वो जमा कर दिया। उसके बाद भी सरकार ने उसको नहीं दिए। ये बात अलग है कि वो जब मोहन हीराबाई हीरालाल के जगह इलाके में, महाराष्ट्र में एक पिंदा ऐसा कुछ जगह है, उस इलाके में इस अधिकार को सरकार ने दिया है। वो ही एक उदाहरण हमारे पास है। उसके बाद आज भी, अभी मैं 21 तारीख से लेके सितंबर 21 से 2 अक्टूबर तक के मैं गांधी जी के जन्म दिवस तक के पदयात्रा में मैं थी, और इसी सब बात को लेके हमने पदयात्रा में, एकता परिषद का पदयात्रा था जिसमें मैं शामिल हुई। तो हमने देखा गांव में आज भी लोग उसी स्थिति में है ना, जैसी स्थिति में वो पहले 100 साल पहले थे या 50 साल पहले थे। आज भी वो यही ऑफिस के दौड़ लगा रहे हैं और ऑफिस में धक्के खा रहे हैं। एक जगह बाग, वहां एक जगह है धार जिले में, बाग जगह में एक व्यक्ति ने ऐसे बताया, मेहर सिंह ने, कि वो आधार कार्ड बनाने आते हैं या कोई फार्म भरने आते हैं, पोर्टल बनाने आते हैं कि उनको जमीन में इतने साल का कब्जा है और इसको पोर्टल में हमारे नाम को शामिल किया जाए, और उसके बाद में वो जमा होगी वो एसडीओ फॉर्म में, और उसके बाद में उसकी अगली कार्रवाई होगी। वो बताते हैं कि दिन भर तक उनको दौड़ाते हैं, दिन भर तक ये दौड़ाते हैं कि एक कागज लाओ, और उसमें मिस्टेक करते हैं ताकि अगले बार वो बंदा और आए। और वो ये आदिवासी ये समझ पा रहा है कि उनको दिन भर वहां इसलिए उलझाए रखते हैं ताकि वो पोहे की दुकान चल सके, कचौरी की दुकान चल सके, वहां के कोई और दारू की दुकान चल सके, और वहां के कोई कपड़ा की दुकान चल सके, और वहां के कोई चाय की दुकान चल सके, और वहां के फोटोकॉपी की दुकान चल सके, और वहां कोई बैंक की, मतलब इस तरह से सब लोग, शहर लोग ये सीख गए हैं कि कैसे जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका है, उसका शोषण कैसे करना है। तो ये सामूहिक शोषण का दौर चल रहा है। तो इस सामूहिक शोषण के दौर में अगर हम अहिंसा और समानता की बात करते हैं तो मुझे तो वैसे ही लगता है जैसे कि रेत में हीरा ढूंढने जैसा, है ना। लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है, इस दुनिया में सब कुछ संभव है। तो पंचायती राज को और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को, इसको हम लागू करवाने की हमको भरसक कोशिश करना चाहिए। और आज के जो युवा पीढ़ी है, आज के जो युवा पीढ़ी जो मोबाइल में मस्त है, उसको और दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो फॉर्मल जो शिक्षा पे डिपेंडेंट है और उसको वही सोचता है, उसको वही सही लगता है। ऐसे लोगों को भी हमको साथ लाने की जरूरत है, और वो भी समय का एक दौर है जो मोबाइल ने उनको बिगाड़ रखा है। तो वो ऐसा नहीं है कि कभी भी समाज जो है एक समान चला है, समाज में उतार चढ़ाव रहे हैं, समानता भी रही है, असमानता भी रही है, लेकिन अभी चूंकि असमानता का दौर ज्यादा बढ़ गया है और हिंसा ज्यादा बढ़ गई, इसलिए ये चिंता का विषय है। तो ये बहुत डेंजरस है, और इसको खत्म करने के लिए हमको लोगों के बीच में जाके, जो अंतिम स्टेज में खड़ा है, अंतिम छोर पे खड़ा है, ऐसे लोगों का आज भी मैं आपको उदाहरण से बताऊं कि हमारा ये झाबुआ का अट्ठा वाला इलाका है, जहां पर लोगों ने फॉरेस्ट को खुद से बचाया है और खुद से बचा के उस पर जी रहे हैं। तो ऐसे मॉडल आज भी खड़े हैं, हालांकि उसको वैधानिक मतलब हालांकि उसको सरकार से कोई इस तरह से लिखित अधिकार नहीं मिले जैसे कि पेंदा वाले इलाके को मिला, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे उदाहरणों को हमको सबके सामने रखना चाहिए और ऐसे मॉडल को प्रस्तुत करना चाहिए और ज्यादा बताना चाहिए लोगों को। और लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो प्रकृति को बचाने की जो बात है वो आदिवासियों में ही बहुत गूढ़ रूप में विद्यमान है, उसको हमको अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उन्हीं को हमको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमको साथ देना चाहिए। तो अभी चूंकि अब प्रकृति में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर भी गुंजाइश है कि उसको बचाया जा सकता है ये तरीके से कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करके, पंचायती राज को लागू करके, ये जो अधिकार हैं ये सबसे अच्छा मतलब मौका है हमको इस पर काम करने के लिए। तो मैं जैसे कि और एक आध दो उदाहरण आपको बताऊं कि दक्षिण अफ्रीका में भी कुछ समुदाय हैं, अमेरिका में भी कोई समुदाय है जो अपने ही खेती बाड़ी करके अपने जीवन को जीता है और सरकार के साथ उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। उनकी शिक्षा भी उनको 8वीं तक ही करना है क्योंकि उतनी ही जरूरत है। तो इस तरह से नियामगिरी का अगर हम उदाहरण ले लें, वो वहां पर कोंध जनजाति है, तो नियामगिरी उड़ीसा, तो वहां पर वो लोग जो है बॉक्साइट का इलाका है जो वेदांता ने वहां पर तमाशा खड़ा किया था। और वेदांता ने एक और मैं कैसे देखती हूँ कि जो ये पूंजीपति कंपनियां होती हैं, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, वो कैसे कोऑप्ट करने का कोशिश करता है। वो एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी कि नियामगिरी के पास में भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर शहर में इन लोगों ने कॉलेज स्कूल सब खोला है और नियामगिरी के विद्यार्थियों के लिए फ्री शिक्षा रखा है। यानी क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ेगा तो वहां से डिस्प्लेस होने में
आसानी होगी, उसको नौकरी दे देंगे और वो आसानी से नौकरी में खुश हो जाएगा पैसे देख के, इस चकाचौंध को देख के। तो इस तरह की रणनीति, इस तरह की कंपनियां जो है अपनाती है और लोगों को इस तरह से पैसे की तरफ दौड़ने की तरफ और बाजार की तरफ उनको आकर्षित करती है, ताकि वो उस संसाधन पे काबिज हो सके, है ना। तो ये जो नया कानून आया इसके ऊपर, ये किसानों के आंदोलन के, इसको वापस क्यों नहीं ले रहा है ना। हमारा जो देश का अर्थव्यवस्था है वो किसानी पर निर्भर है और किसानों को ही कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और उसमें महिला भी है ना। महिला जिसका मैंने जिक्र किया कि अगर आधी आबादी महिला है और किसानी में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, तो उनके हित की बात अगर नहीं करेंगे तो कौन सी राजनीति की आप बात करते हैं, है ना। कौन सी समानता और कौन सी अच्छा की, मानव को आगे तक जिंदा रहने की, सर्वाइवल की स्थिति की बात करेंगे। तो किसानों जो सबसे खराब स्थिति में है वो किसान है, महिला है और गरीब तबका है, और जिसके पास जो थोड़ा बहुत भी भूमि नहीं है वो तो और सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। तो किसानों की स्थिति को अगर सरकार ठीक नहीं करेगी, अगर उसके लिए सोचेगी नहीं, तो फिर वो किसान तो मर जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वो जमीन बेच के किसी तरह से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि लोग तो उसको और उकसाते रहते हैं ना। लोग कहते रहते हैं कि इस जमीन में क्या रखा है, पैदा नहीं हो रहा है तो छोड़ो, मतलब दलाल भी लगे हुए हैं। शहर का समाज जो है इतना उपभोगवादी हो गया है कि उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। अभी जैसे कोरोना आ गया, कोरोना का आना कोई ऐसी नई घटना नहीं है। इस तरह के जो विलोपन की स्थिति, सामूहिक विलोपन की स्थिति पहले ही 5 बार आ चुकी है, जिसमें कि बहुत सारे प्रजाति और जीव जंतु खत्म हुए, और उसका कारण प्राकृतिक था, मनुष्य नहीं था। तो प्राकृतिक क्या था, ओला पिंड पृथ्वी से टकरा गया तो पूरा मानव समाज खत्म हो जाता था, जीव जंतु खत्म हो जाते थे, और उसको वापस से वो नई तरह के जीव जंतु पैदा होना और नई तरह के धरती को आबाद करने के लिए करोड़ों साल लगते थे। लेकिन अब तो स्थिति ये है कि क्लाइमेट जो चेंज हुआ है मनुष्य के करतूतों से, मानव के करतूतों से, अपने सुख सुविधा को भोगने के लिए, तो ये जो छठवां विलोपन का जो दौर आया है, इसके तरफ हमको, युवाओं को ध्यान दिलाने के लिए हमको काम करना चाहिए। क्योंकि जो तुम आज हो, जो तुम मोबाइल में आज व्यस्त हो और तुम सोचते हो कि तुम पढ़ोगे तो तुमको पैकेज मिलेगा, पैकेज आखिर कहाँ से मिलेगा, है ना। पैकेज कहाँ से मिलेगा, वही प्रकृति का शोषण होगा, और प्रकृति का शोषण में कुछ परसेंट उस मजदूर जो पैकेज लेने का कह रहा है उसको मिलेगा, और बाकी धन तो उस पूंजीपतियों को चला जाएगा ना, जो कि दलाल है। एक तरह से हम कहेंगे दुनिया का सबसे बड़े दलाल ये कारपोरेट सेक्टर है। तो पूरी दुनिया को ये जो है मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं। आखिर में ये क्या चाहते हैं ये तो समझ में नहीं आता है, लेकिन पूरा उनका ध्येय है कि किसी भी तरह से संपत्ति को इकट्ठा करो, चाहे वो प्रकृति को नुकसान पहुंचे, चाहे मनुष्य को नुकसान पहुंचे, चाहे किसी के को नुकसान पहुंचे। तो इस तरह की जो मानसिकता है उसको हमको प्रहार करने की जरूरत है, और हिंसा का जो रास्ता है उसके लिए अहिंसा ही सबसे बड़ा कदम है। गांधी जी के रास्ते पे चलना, अहिंसा को साथ लेना, और अहिंसा से ही अभी हम किसान आंदोलन में देखते हैं कि अहिंसा से ही वो इतने महीनों तक अपने आंदोलन को चला पाए हैं। तो गांधी जी आज भी होते तो, और तब उस समय थे तब भी उन्होंने सत्य के खोज की तहत ही अहिंसा को अपना एक साधन और औजार माना, और आजादी की लड़ाई में वो सफल रहे। आज उसको राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया। तो हमारे सामने आज की परिस्थिति में, आज हम 19वीं सदी की नहीं बात कर रहे हैं, हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे महिलाएं हुए हैं जिन्होंने अपने अधिकारों, अमेरिका में भी ना, अमेरिका में भी महिलाओं ने आंदोलन करके 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में उन्होंने भी अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, और उन्होंने अपने अधिकार में यही मांगा था कि हमको इससे मुक्ति चाहिए, किससे, घर से और बच्चा पैदा करने से, और हमको जो जॉब है उसमें बराबरी का वेतन चाहिए, तो उसमें हमको बराबरी का दर्जा चाहिए। ये उनके 2-3 मोटे-मोटे मांग थे। और उसके बाद 20वीं सदी के शुरुआत में हमारे देशों में भी महिलावादी बहुत सारे आंदोलन हुए, है ना, आंदोलन हुए, और उस आंदोलन में बहुत सारे लोग निकले जो आज हमारे तरह के लोग हैं, जो मानवता के लिए थोड़ा सा सोच पा रहे हैं। लेकिन हमारे से जो बाद की जनरेशन आई है उसको तो मानवता के लिए कुछ पड़ी नहीं है, उसको समानता के लिए कुछ पड़ी नहीं है। वो पूरा स्वार्थ पर लिप्त हो गया है। वो खाली अपने बारे में ही सोचता है, वो जो करता है सही करता है, वो जो करेगा सही करेगा, वो जो होगा वो सब सही होगा, उसके लिए वैसा है। तो वैसा नहीं है। तो इसलिए मेरा तो ध्यान उसमें है
कि हम जो है हमारे अगले जनरेशन को, मानव के अगले जनरेशन को हम ये बता पाए, ये समझा पाए कि मानव समाज जो है अभी छठे विलोपन के दौर में है और इस समय बहुत जरूरी है कि हम अपने इतिहास को याद कर लें, धरती कैसे बनी, उस पे जीवन कैसे आया, है ना। इस तरह से अभी मैं माधव गाडगिल जी की किताब में पढ़ रही थी, उसमें उसका चार्ल्स डार्विन का जिक्र आया कि उन्होंने ये सब चीज के बारे में सोचा और बताया कि कैसे जीवन जो है आबाद हुआ था, है ना। तो इस तरह से हम इस सब, हमारी शिक्षा जो व्यवस्था है वो तो सत्ता के लिए है। हमारी जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, जिसको हम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, वो तो सत्ता को पुष्ट करने के लिए है ना। तो सत्ता को पुष्ट करने के लिए जो सिलेबस होगा उसमें मानवता की बात कहीं आती भी है, तो वो तो उसको पढ़ते पढ़ते ही ये बताया जाता है कि तुम ये परीक्षा पास करो, तुम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो और तुम इंजीनियर बन जाओ और डॉक्टर बन जाओ और तुमको पैकेज मिलेंगे, है ना। और तुम जो है सरकार के सपोर्टिव काम में लगे रहो, कंपनी के सपोर्टिव काम में लगे रहो। बहुत सारे लोग पढ़ के अमेरिका और जापान और इटली, जर्मनी कहाँ चले जाते हैं, हमारे देश के पैसे से पढ़ के दूसरे देश में सेवा देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो इस तरह से आज के हमारे जनरेशन को हमको ये बताने की बहुत आवश्यकता है कि धरती में जो मानव समाज है उसका इतिहास क्या है और वो कैसे मानव समाज आज तक विद्यमान है और अगला वो कब तक विद्यमान रह सकता है, चूंकि अब क्लाइमेट चेंज का समय आ गया है और इसको पूरी दुनिया को चिंता होनी चाहिए। पूरी दुनिया के लोग चिंता कर रहे हैं लेकिन काम वही कर रहे हैं, कारपोरेट अपना काम कर रहा है और चिंता करने वाले चिंता कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा। कारपोरेट सेक्टर में जो भी लोग हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज हो गया है, धरती पे मानव ही नहीं रहेगा तो तुम किसको निचोड़ोगे ना। अभी तो निचोड़ निचोड़ के धन इकट्ठा करने की बात है। हमारे देश में जो पूंजीपति लोग हैं, भले अडानी अंबानी हो, वो बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन वो भी उनके पद कदमों पे चल रहे हैं जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो गांधी ने हमको रास्ता दिखाया, आम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन जो है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और नागरिक, हम इसमें बुद्ध को भी याद करते हैं क्योंकि मानवता का जो बात है बुद्ध के माध्यम से ही आया है ना। तो और उसको जो विस्तृत रूप जो दिया है वो आम्बेडकर ने दिया है। तो आम्बेडकर ने जो संविधान में जो कुछ भी प्रावधान किए हैं उसको हमको लागू करवाने का, और ये पंचायती राज और ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसको लागू करवाने का, और शिक्षा में ऐसे सिलेबस और ऐसे चीज डालने का जिससे जो युवा समाज है, जो पढ़ रहा समाज है, पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो समझ पाए कि मानवता भी कोई चीज होती है और बिना मानवता के, बिना प्रकृति को बचाए हम ज्यादा कुछ आगे समय तक नहीं जी सकते। इस तरह से इस नया पीढ़ी को अवेयरनेस करना, उनको उनके अंदर चेतना लाना, और ये शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जरूर हो सकता है। अभी स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है कि इतने कोरोना के दौर में हमारे पास कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था ही नहीं है और इसमें दवाई का आता पता ही नहीं, है ना। तो हमारे जो स्थिति है, बेसिक जो बुनियादी जरूरतें हैं वो ही पूरा नहीं हो पाए हैं, तो कब हम उनके बराबर होंगे, हम हो ही नहीं सकते। तो हमारे लिए बेस्ट तरीका है कि हम समानता, पूरी दुनिया में समानता की बात है, नॉट ओनली आवर कंट्री, तो पूरी दुनिया में समानता की बात है और पूरी दुनिया में अहिंसा को लागू करने की बात है। तो इसके बुनियाद में मानवता ही है और मानवता के बुनियाद, मानवता के जो फॉलो अप करने के लिए जो चीज रहेगी वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमको अक्षरशः नहीं तो जो जो किए जा सकते हैं, जो संभव है, इतने तो हमको उसको सामने रख के करना चाहिए। और ये जो जातिवादी व्यवस्था है, धर्मवादी व्यवस्था है और वित्तीय सत्तावादी व्यवस्था है, इसके ऊपर प्रहार किए बिना तो हो ही नहीं सकता। जाति व्यवस्था तो अति शीघ्र खत्म होना चाहिए। लोग संविधान में है, जाति में कोई अगर किसी को तकलीफ देगा तो उसको सजा होगी, लेकिन होती कहाँ है ना। सब अभी हमारे यहाँ के जो प्रजातांत्रिक हम सरकार कहते हैं वो प्रजातांत्रिक थोड़ी है, वो तो डंडा मास्टर है ना। कोई भी सरकार रही हो, नेहरू के से लेके हम मोदी तक की गिन लें तो सब डंडा मास्टर है। तो ये डंडा मास्टर से मानवता को कैसे स्थापित करेंगे, नहीं कर सकते, है ना। तो ये इनको भी सिखाने की जरूरत है, इनको भी बताने की जरूरत है कि देखो जो मरेंगे तो देखो सब लोग, जो सामूहिक विलोपन की बात है और छठा सामूहिक विलोपन का दौर शुरू हो गया है, ये बात ज्ञात होनी चाहिए। और इस विलोपन में कोई भी नहीं बचेगा, ना हम, ना पूंजीपति, ना कोई कारपोरेट सेक्टर। तो मानवता को खत्म होने की जो चेतना है,
या उसकी इतिहास की जो जानकारी है वो इतनी सर्वव्यापी हो जाना चाहिए, बहुत खुले रूप में हो जाना चाहिए। दुनिया भर के यूट्यूब में जो है आते रहते हैं अनशन, तो उस अनशन की जगह में जो सही जो हमारे जानकारी है, सही जो हमारे समझ है, जो सही हमारे काम के दायरा है, उसको हम वैसे मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम उसको डालें और लोगों को बताएं, है ना। अभी इसको बताने के लिए किसी ने तो रोका नहीं है, क्योंकि हम प्रजातंत्र के देश के लोग हैं, तो हमको अभिव्यक्ति के अधिकार तो है, हम अपनी बात तो कह सकते हैं, अपनी समझ को रख सकते हैं, अपनी भावनाओं को रख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हिंसा बरती जाती है, वो फिजिकल हिंसा को हम हिंसा मानते हैं आमतौर पे, लेकिन इसमें किसी की अभिव्यक्ति, किसी के विचार, किसी की सद्भावना, किसी की इच्छा, किसी की रुचि, वो सब पर कंट्रोल भी हिंसा है ना। तो हम इस बातों को भी बहुत दमखम ढंग से हम रखें लोगों को सामने, कि हिंसा सिर्फ मारने या कोई मारता है वो हिंसा नहीं है ना। कोई मर जाता है किसी को मारने से, वही हिंसा नहीं है। हिंसा बहुत प्रकार के हैं, तो इसके बहुत प्रकार के जो डायमेंशन है, बहुत प्रकार के जो स्वरूप है, बहुत प्रकार के जो एंगल है, उसको हमको सबके सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए और कहना चाहिए कि जो हिंसा का जो चलन आज हो गया है, उसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित लोग हैं उसको हम आवाज दें, उसको हम वॉइस दें, है ना। वो बोल सके, वो कुछ कर सके। अभी चूंकि प्रकृति ज्यादा बची नहीं है, क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है कि वो अपना उलटफेर चालू कर दिया है, तो इस स्थिति में हमको पानी, हवा, है ना, जो भी ऑक्सीजन, जितने भी चीज है, जीव जंतु, है ना। जैसे मैं देख रही थी कि अभी तक जो है 1000 जीव जंतु मतलब विलुप्त हुए हैं। तो ये ये जो विलुप्त हुए हैं वो बहुत ज्यादा है इस समय के अनुसार। तो इसलिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम उस जीव जंतु को, सब श्रृंखला है ना, एक के बाद एक। जैसे सांप को चूहा चाहिए, चूहा को अनाज चाहिए, है ना। इस किस्म से जो एक श्रृंखला चलती है कि एक प्राणी दूसरे प्राणी पर आहार श्रृंखला में निर्भर है ना। तो एक प्राणी जिंदा रहेगा और दूसरा प्राणी खत्म हो जाएगा, तो जरूरी मतलब ये तय नहीं है कि वो दूसरा प्राणी भी जिंदा रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका जो आधार है, उसका जो लिंक है, वही टूट जाएगा, उसकी श्रृंखला ही टूट जाएगी। तो इस तरह से ये बात को हमको बहुत मजबूती से लोगों के सामने रखना चाहिए। और मेरे को लगता है कि जो औरत है, जो अभी हम कह रहे थे कि औरत आधी आबादी है, और किसी भी परंपरा का ये बात है, सबको ये पता है, किसी भी परंपरा में अगर किसी भी काम में अगर औरतों की सहभागी बराबर की नहीं होती है, तो वो काम और वो परंपरा जिंदा नहीं रहती है। बुद्ध ने भी ये बात मानी थी, और उन्होंने अपने अभियान में, अपने यात्रा में, और अपने जितने दिन की उनकी जीवन रही है, उतने में उसने औरतों को शामिल करने की कोशिश की और शामिल किया, है ना। और अगर हम देखें कि गांधी के दरमियान भी, गांधी के समय भी औरतों को शामिल किया गया बराबरी से, और अंबेडकर ने उसको औरतों को मान्यता देने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। तो इस तरह से कोई भी चीज को अगर आगे ले जाना है, तो हमको दोनों पहिया को मजबूत होना पड़ेगा, मेल फीमेल दोनों। तो हमको औरतों के लिए सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। अभी तक जो औरतें शिक्षा ली है, वो कहीं भी उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाई है ना। अभी कहीं शिक्षा संस्थान हो, ये जो अस्पताल वगैरह की बात अगर हम देख लें, अगर मान ले जाए कि हम नर्सों की संख्या की बात कर लें अस्पतालों में, तो उनकी सबसे बड़ी संख्या है नर्स के काम में, लेकिन पदाधिकारी कौन है, ऊपर निर्णय लेने वाला व्यक्ति कौन है, वो है मेल। तो इस तरह से नहीं चलेगा, उनको आखिर उस जगह तक तो पहुंचाएं, उस जगह तक तो जाने दें। और वो हम जबरदस्ती नहीं, हमारे प्रावधान हमको कहता है, हमारा संविधान हमको सिखाता है, हमारे संविधान हमको अलाउ करता है कि उनको हमको आगे ले जाने के लिए हमारे पास प्रावधान है, और हम वो चीज को सिर्फ फॉलो करना है, उसके लिए थोड़ा सा हमको खर्च करना है। तो औरत के बिना या आधी आबादी के सहयोग के बिना आदमी अपने बल पर कब तक जिंदा रहेगा। और वो ये दौर दिखाई दिया है कोरोना का, कि तुम इतने दिन जो कुछ तुम्हारे मर्जी से किए, वो सफल नहीं कहलाएगा, वो फेल है। तुमने जितने भी किए आदमी होने के नाते, या समाज में आपको ये मान्यता रही कि आप पुरुष हैं इसलिए आप महान हैं, आप बलात्कार भी कर सकते हैं, आप छेड़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो भावना ने उसको इतनी सेंसिटिविटी पे ले गया कि वो अपने आप को महान ही समझने लगा, और महान समझ के जो अपना पार्टनर है उसको उसने दरकिनार किया। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग इस तरह के
छठे विलोपन के दौर में हम घुस चुके हैं, है ना? तो हमको वहां से निकलना होगा और हमको औरतों को आजादी देनी होगी, औरतों के लिए काम करना पड़ेगा, जाति व्यवस्था खत्म करना पड़ेगा, धर्म में जो मठाधीश हैं और पैसे को इकट्ठा करके रख रहे हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए, वो सबको भी खत्म करना पड़ेगा। क्यों नहीं मंदिर और मस्जिद में और सारे धर्म स्थलों में इतने संपत्ति है, उनको क्यों नहीं लोगों के बीच में बांट दिया जाता है? और ये जो समानता के लिए जो किसानी और ये सबको हमको साथ लेना है, जैसे जमीन की बात है, जैसे विनोबा भावे ने भी इसी के लिए काम किए थे। उन्होंने जमीन लिए थे लोगों से और उसको बांटने की बात आई थी। वो हजारों एकड़ जमीन आज कहाँ बटे? आज तक नहीं बटे। सबने जो ताकतवर लोग थे, उनने अपने हित में बहन के नाम, भाई के नाम करके उसको बंटवारा कर लिया और बता दिया कि हमारे पास इतनी जमीन ही नहीं, है ना? तो इस तरह की चालाकी कब तक चलेगा?